ठीक है, इट इज अ हायर मेथड। ऑलराइट, तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि थिंकिंग क्या होता है, फिर हमने टाइप्स ऑफ थिंकिंग के बारे में जाना जिसके अंदर 5 तरीके की थिंकिंग्स होती हैं। परसेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, रिफ्लेक्टिव, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोसेस ऑफ थिंकिंग की बात करी। उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, दैट इज मेंटल इमेजरी, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रपोजिशंस। ठीक है, उसके बाद क्रिएटिविटी पे आए हम। ठीक है, व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी पे आया तो उसमें हमने जाना कि क्रिएटिविटी होता क्या है। फिर अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड क्रिएटिविटी, सॉरी, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड थिंकिंग जो थी वो 2 तरीके की थी, एक तो कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। हाँ, तो कन्वर्जेंट वो होती है जिसका मतलब डायरेक्ट जस्ट एक सॉल्यूशन हो, एक से ज्यादा सॉल्यूशन ना हो, या एक ही सॉल्यूशन में निपटा देना चीजों को। और दूसरी होती है डाइवर्जेंट, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग सॉल्यूशंस निकालना एक ही प्रॉब्लम के। उसके बाद हमने स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात करी जिसके अंदर प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन था। सॉरी, एक सेकंड प्लीज। उसके बाद फिर हमने, हाँ ठीक है, ऑलराइट, उसके बाद हमने फिर बात करी प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, उसमें हमने डिफाइन किया कि प्रॉब्लम क्या होता है। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। ठीक है, हाँ ठीक है, उसके बाद हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी प्रोसेस होता है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद बैरियर्स क्या क्या आते हैं एक प्रॉब्लम जब हम कर रहे होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व, तो उसमें क्या क्या बैरियर्स आते हैं। ठीक है, हमने उसके बारे में पढ़ा। अब जो हम आज पढ़ेंगे दैट इज डिसीजन मेकिंग। ऑलराइट, तो डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बेसिकली एक कॉग्निटिव प्रोसेस होता है that you use to evaluate alternatives and make a choice is known as decision making. बेसिकली डिसीजन मेकिंग में होता क्या है कि आपके पास एक प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके पास होता है, आपके पास काफी सारे सॉल्यूशंस होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, आपको उसमें से कुछ चूज करना होता है कि ये ऑल्टरनेटिव ठीक है या ये ठीक है। ठीक है, दैट इज डिसीजन मेकिंग। ऑलराइट, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड, चल भैया ऊपर हल्का सा डिसीजन मेकिंग। हम्म, बस बस बस। We can say that decision making is a type of problem solving behavior where you already are aware of the problem, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड हैव टू चूज बिटवीन देम। आपके पास ऑलरेडी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होते हैं, आप अवेयर होते हो कि हाँ ये स्पेसिफिक सॉल्यूशंस हैं इस प्रॉब्लम के, और उसमें से आपको एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना पड़ता है, दैट इज डिसीजन मेकिंग। अभी डिसीजन मेकिंग में भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। ठीक है, सबसे पहला जो उसका स्टेप है दैट इज, सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी यार डिस्टर्बेंस के लिए। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। ठीक है, कि प्रॉब्लम है क्या उसको आइडेंटिफाई करना। साल में थोड़ा सा नीचे लाना। In order to make a decision, first you need to have a problem. So at this stage, a problem is first identified for which decisions have to be made. ठीक है, अब इसमें बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है हमें समझाने के लिए। बेसिकली आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम में ये बोला है गया है कि डिसीजन मेक करने के लिए या एक डिसीजन पे आने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ये आइडेंटिफाई हमें करना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या हमारी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि मैं अपनी फ्रेंड की मैरिज सेरेमनी में या अपने फ्रेंड की शादी में क्या पहन के जाऊं, अब ये जो है वो मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम के मैं ऑल्टरनेटिव जनरेट करूंगी, दैट इज स्टेप 2। ठीक है,
जब मैं ऑल्टरनेटिव जनरेट करूंगी तो मेरे पास फिर यहाँ पे चॉइस आ जाएगी कि हाँ, साड़ी पहन सकती हूँ मैं, सूट पहन सकती हूँ मैं, लहंगा पहन सकती हूँ, या वॉट एवर, ठीक है, जो भी मैं अपने ऑल्टरनेटिव रखना चाहूंगी उसके लिए, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप होगा दैट इज इवोल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव्स। अब इसके अंदर क्या होगा कि मैं बाहर का एनवायरनमेंट देखूंगी, वेदर वगैरह देखूंगी, या मेरा मूड भी बेसिकली देखूंगी मैं कि मैं आज क्या पहनूं, या इस मौसम में क्या मुझे पहनना चाहिए, या जैसे मैरिज है वो और कोई फॉर्मल जगह नहीं है तो उस वाइज क्या मेरे पे सही लगेगा। अब इसमें जैसे लिखा हुआ है कि जैसे आज का वेदर थोड़ा ठंडा है बाहर का, तो मैं सलवार सूट में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगी एज कम्पेयर टू लहंगा और साड़ी, क्योंकि ठंड में दिक्कत होगी मुझे। ऑल राइट, तो इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स में जो आपने ऑल्टरनेटिव सेकंड स्टेप में जनरेट किए हैं उसमें से किसी एक पे पहुंचना कि हाँ यार ये हो सकता है या नहीं, या किसी दो को सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल सूट सलवार अगर हमने सिलेक्ट करे तो दो सूट सलवार मैंने निकाल लिए कि अब मैं ये पहनूं या ये पहनूं, वो हो गया इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव, ठीक है। चूजिंग एन ऑल्टरनेटिव में आ गया कि हाँ अब मुझे इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव के अंदर मैंने सिलेक्ट कर लिया कि हाँ मुझे सूट सलवार पहनना है, मुझे साड़ी और लहंगा नहीं पहनना। चूजिंग एन ऑल्टरनेटिव के अंदर हो गया कि बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव क्या है, कि अब सूट सलवार है मेरे पास तो इन दोनों में से कौन सा बेस्ट लगेगा, ठीक है। दैट इज चूजिंग एन ऑल्टरनेटिव। अभी इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन है नेक्स्ट जो है हमारा स्टेप। इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन मतलब अब मुझे सूट सलवार पहनना है तो मुझे पहले उसको आयरन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं ड्रेसअप कर सकूं अच्छे से। उसको आयरन करा, उसके साथ की ज्वेलरी निकाली, उसके साथ जो भी पहनना है वो सब निकाला और ड्रेसअप हो गई मैं, ठीक है। अब जो लास्ट स्टेप है दैट इज इवेल्युएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस। अब मैं जाके अपने आप को शीशे में देखूंगी और देखूंगी यार सही लग रहा है नहीं लग रहा, या मुझे चेंज तो नहीं करना चाहिए, ये सही है या नहीं। तो मैं इसमें इवेल्युएट करूंगी कि यार ये जो मैंने डिसीजन पे आई भी हूँ मैं, ये जो डिसीजन मैंने मेक किया भी है वो ठीक लग भी रहा है या नहीं, ठीक है। दैट इज द लास्ट लास्ट स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत अभी तक? नो डाउट। यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है, फॉर लर्निंग द स्टेप्स। ऑलराइट, अब कुछ कॉग्निटिव एरर्स भी होते हैं डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, ठीक है। हमसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं डिसीजन मेकिंग के टाइम पे। बेसिकली मेंटल फॉर्मूलाज व्हिच लीड टू इनकरेक्ट कंक्लूजन इज नोन एज कॉग्निटिव एरर। वो मेंटल फॉर्मूलाज जो कि मेंटल फॉर्मूलाज होते हैं बेसिकली शॉर्टकट्स, ठीक है। मेंटल फॉर्मूलाज की अगर हम बात करें तो कि मेंटल शॉर्टकट्स, हमने किसी चीज को पाने के लिए एक शॉर्टकट अप्लाई कर लिया, तो वो मेंटल शॉर्टकट जो कि गलत कंक्लूजन पे लेके जाए उसको हम कॉग्निटिव एरर बोलते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। हमने एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस यूनिट में ऊपर बस as discussed in the previous unit on perception, our brain receives countless information from the environment every single second, leading to tremendous cognitive load on mental process. Studies have suggested that in order to manage this cognitive load, we unconsciously use some mental formulas. On the one hand, these mental formulas helps us making decision quicker, whereas on the other hand, it leads to incorrect conclusion. That is cognitive error. As I said, मेंटल फॉर्मूलाज जो शॉर्टकट्स हम अप्लाई करते हैं अपनी रेगुलर लाइफ में, वो कई बार तो हमें काफी मदद कर देते हैं चीजों को अच्छे से खत्म करने में या एक डिसीजन पे पहुंचने में। बट कई बार वो हमें मुसीबत में लाके भी खड़े कर देते हैं। जब वो हमें मुसीबत में लाके खड़ा कर देते हैं या जब हमारा कंक्लूजन गलत आता है, जब हमारा डिसीजन गलत आता है, उसको हम कॉग्निटिव एरर बोल देते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें सोर्सेस ऑफ कॉग्निटिव एरर्स की अगर हम बात करें तो वो दो तरीके के होते हैं, ह्यूरिस्टिक्स एंड बायसेस, ठीक है। ह्यूरिस्टिक्स होते हैं बेसिकली कॉग्निटिव एरर्स के मेन जो पर्पस होता है दैट इज मेंटल शॉर्टकट्स, जो हम शॉर्टकट्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से मेन जो एरर होता है हमारे डिसीजन में वो होता है, ठीक है। दैट इज ह्यूरिस्टिक्स, ठीक है। इट इज अ मेंटल शॉर्टकट दैट हेल्प्स अस इन टेकिंग डिसीजन क्विकली बाय डिक्रीजिंग कॉग्निटिव लोड। even though these heuristics are very helpful in making an everyday everyday decision, but it is always not a flawless process. Sometimes it leads to an incorrect decision. अब ये नीचे जो दिए हुए हैं ये बेसिकली हमें कुछ टाइप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक्स या कुछ टाइप ऑफ मेंटल शॉर्टकट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहला जो है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स।
इसमें ये बोला गया है बेसिकली दैट वी यूज दिस मेंटल शॉर्टकट व्हेन वी हैव टू मेक अ जजमेंट अबाउट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव में मतलब क्या हो जाता है बेसिकली, हम मतलब किसी it helps us in deciding whether a stimulus belongs to a particular category or not based on the degree of similarity in their characteristic। तो यार रिप्रेजेंटेटिव हेuristics की अगर हम बात करें तो इसमें ये उस तरीके का एक मेंटल शॉर्टकट है बेसिकली जिसमें, जस्ट सेकंड, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, हमने रिप्रेजेंटेटिव हेuristics पे थे, ठीक है। तो उसमें हमने ये पढ़ा है बेसिकली कि ये वो मेंटल शॉर्टकट्स हैं जो कि हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई इंसान है, वो मतलब हमारा ना एक हमारे अंदर एक ये चीज बैठी होती है जैसे कि, यार रिप्रेजेंटेटिव का कोई एग्जांपल दे सकेगा यहाँ पे? कोई एग्जांपल देना चाहेगा इसका? अरे जैसे वो होते हैं ना, हमने जब थिंकिंग पढ़ी थी तो उसमें क्लासेस थी, कैटेगरीज थी, कि किसी की अगर सिमिलरिटीज कुछ मिल गई तो उसको हम एक कैटेगरी में डाल दो। ज्यादा कुछ उसको एनालाइज नहीं करते, प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि हाँ ये इसके चार टायर हैं तो ये कार ही होगी, तो कार में डाल दिया। कुछ भी हम्म पूरा एनालाइज नहीं किया, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि किस साइड फॉल करता है, और उसको उस कैटेगरी में डाल दो। काइंड ऑफ। ठीक है, मतलब हाँ, जैसे कि किसी कोई इंसान है, मतलब यहाँ पे ना यार एक्चुअली मैंने जब ये चीज पढ़ी थी तो मैंने ना एक एग्जांपल ये देखा था कि कई बार ना पुलिस वाले कभी किसी ब्लैक इंसान को देखते हैं, लाइक वो नॉट अ कंट्री, तो जिन्हें हम हबशी बोलते हैं, ठीक है, तो उनको जब देखते हैं तो वो लोग वो एक अपना माइंडसेट बना के चलते हैं कि यार ये तो क्रिमिनल ही होगा। ठीक है, तो वो एक उनको उसी कैटेगरी के अंदर जज करते हैं, नो मैटर वो हो ना हो। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर ये एग्जांपल पढ़ा था, अभी मुझे बता देना ये ठीक है या नहीं। दिस इज व्हाट आई रेड। ये मेरे को भी थोड़ा उल्टा सीधा सा एग्जांपल लगा था, बट दिस इज व्हाट आई रेड, सो आई टोल्ड यू गाइस। बाकी हाँ, साहिल ने एग्जांपल ज्यादा बेटर दिया, नो डाउट। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स। दिस ह्यूरिस्टिक्स जज द इंपॉर्टेंस ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ अवेलेबिलिटी टू आवर माइंड। अब अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स जो होता है ना, वो बेसिकली ये बोलता है कि हमारे माइंड में, मतलब एग्जाम्पल यार, अगर हम अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स की बात करें तो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स एक ऐसा मेंटल शॉर्टकट होता है जो हमें डिसीजन मेकिंग वहां पे हेल्प करता है। एक तो यार ये ह्यूरिस्टिक समझाना इतना वाहियात है ना सच्ची। एक इवेंट की इम्पोर्टेंस को जज करने में हमें बेसिकली ये हेल्प करता है कि एक इवेंट कितनी बार हो रहा है। अगर कोई इवेंट जैसे मतलब बहुत कम होता है तो हमारा माइंड जो है ना उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता है कि यार ये तो बहुत ही कम होता है, ये साल में एक ही बार होता है, तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक ही चीज अगर बार बार होती रहती है तो हमारा माइंड एक ये बना के बैठ जाता है, जज करके बैठ जाता है इस चीज को कि यार इसको क्या इंपॉर्टेंस देना, ये तो मतलब होता ही रहता है बार बार, सॉर्ट ऑफ दैट। ठीक है, दैट इज अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स। उसके बाद जो दैट इज फ्रेमिंग इफेक्ट, आर टेंडेंसी टू इंटरप्रेट द सेम मैसेज डिफरेंटली डिपेंडिंग
upon how it has been presented or formed. For example, इसमें यार बेस्ट एग्जांपल ना सच्ची बताऊं तो ये होगा एक तरीके से कि जैसे मेरा कोई कजन ब्रदर है, ठीक है, एंड आई एम वॉकिंग विद हिम ऑन अ स्ट्रीट, पीपल वुड थिंक कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसमें लोग ऐसा जनरली जो समझ लेते हैं, दैट इज फ्रेमिंग इफेक्ट, ठीक है, कि अगर मेरा भाई मेरा हाथ पकड़ के चल रहा है, जस्ट बिकॉज मैं रोड पे ना आ जाऊं या मुझे कोई दिक्कत ना हो, फॉर माई सेफ्टी, लोग उसे गलत समझ के इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यार ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, नॉट माई ब्रदर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि लोग किसी मैसेज को, लोगों की टेंडेंसी कि वो किसी मैसेज को डिफरेंटली इंटरप्रेट कर ले जस्ट बिकॉज हाउ इट इज फ्रेम, ठीक है, बेशक ऐसा हो ना, बट वो फिर भी अपने आप से समझ लेते हैं जस्ट बिकॉज ही इज होल्डिंग माई हैंड फॉर माई, हमारी तरफ से तो ये होगा कि यार वो सेफ्टी के लिए कर रहा है, बट दूसरे वाला जन जो सामने से देख रहा है कुछ भी गलत सोच लेगा। तो ये एक तरीके से फ्रेमिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। ऑलराइट, next that is anchoring and adjusting heuristic. To take a decision, we start with a reference point which acts like an anchor, and then we evaluate and adjust our decision with the new information. यार एंकरिंग और एडजस्टिंग ह्यूरिस्टिक्स जो है ना, ये बेसिकली ये हो गया कि हमें आधी इंफॉर्मेशन अभी मिली है, स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन, उसी इंफॉर्मेशन को सुन के हमने कोई चीज डिसाइड कर ली, ठीक है। आगे का हमें रेफरेंस अभी नहीं पता इतना, बट हमने स्टार्टिंग की एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सुन के, एक लाइन स्टार्टिंग की सुन के ही हमने डिसाइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल यार इसमें हम ये ले सकते हैं कि जैसे आप किसी के साइड से निकल रहे हो और वो कुछ बोल रहा है आपके बारे में, मतलब उसने पहले ये बोला कि यार ये तो ऐसा है, अब उसका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये था, वो आगे ये बोलने वाला था कि ये इस चीज में अच्छा है या उस चीज में अच्छा है, बट आपने खाली एक लाइन सुन ली कि ये तो ऐसा है, और आपने इसी चीज को अपने माइंड में रख के लड़ना पिटना चालू कर दिया बिना उसकी आगे की बात सुने, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग की लाइन को सुन के ही एक लास्ट डिसीजन तक पहुंचाना बिना आगे की बात को जाने, दैट इज एंकरिंग एंड एडजस्टिंग ह्यूरिस्टिक, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड आता है दैट इज बायसेस। अभी बायसेस जो होते हैं ना, वो बेसिकली होते हैं, अननोइंगली भी हो सकते हैं, और बेसिकली अननोइंगली ही होते हैं बायसेस ज्यादा तरीके से। यार जैसे अगर बायसेस का एग्जांपल दे तो मतलब आपको कोई टीम बहुत पसंद है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दो बास्केटबॉल टीम है, वो दोनों गेम खेल रहे हैं, आपको वो एक टीम बहुत पसंद है, ठीक है, तो आप ना एक अपने माइंड में डिसीजन बना के बैठ जाओगे यार यही टीम जीतेगी। क्यों? क्योंकि आपको वो पसंद है, क्योंकि वो आप उस टीम के लिए बायस्ड हो, ठीक है। दैट इज नोन एज बायसेस समवॉट, ठीक है। ये एक एक्चुअली में ये एक एग्जांपल है भी इसी के अंडर, एक टाइप ऑफ बायसेस का, ठीक है। सबसे पहला इसमें जो आता है ना, दैट इज इल्यूजरी कोरिलेशन। इन स्टैटिस्टिक्स कोरिलेशन implies that two variables have a statistically significant relationship. This illusory correlation refers to the situation फॉर इंस्टेंस जजिंग समवन फ्रॉम प्रिवेलेंट स्टीरियोटाइप्स। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मैं अपने कजन के साथ चल रही हूँ और लोग गलत तरीके से मुझे जज कर लेंगे जस्ट बिकॉज ही इज होल्डिंग माय हैंड, तो ये एक तरीके से इल्यूजरी कोरिलेशन का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, कि आपको पता नहीं है, आप दो वेरिएबल्स को देख के आप कुछ भी जज कर रहे हो, बेशक वो सच हो या ना हो, ठीक है। दो वेरिएबल्स, दो चीजें या वॉट एवर, ठीक है, आप उनको देख के कुछ भी जज कर रहे हो, बट वो ऐसा है नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग, ठीक है, कि अगर दो लड़का लड़की साथ चल रहे हैं तो उनका गलत ही कुछ होगा, वो दोस्त नहीं हो सकते या वो भाई बहन नहीं हो सकते, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस, नेक्स्ट है ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, a bias in which a person's subjective confidence in his or her judgment is reliably greater than the objective accuracy of those judgment, especially when confidence is highly relatively high। ओवर कॉन्फिडेंस यार आपने सुना ही होगा कि मतलब कॉन्फिडेंस रखना अच्छा है, अपने आप पे भरोसा रखना अच्छा है, लेकिन अलग ही लेवल का रखना वो गलत है। कि मतलब बेसिकली एक चीज बोली गई है जिसमें मेजोरिटी ऑफ लोग यही कह रहे हैं और एक्चुअल में भी यही है कि हाँ ये चीज ठीक है, बट आपके माइंड के अंदर ये है कि यार ये चीज मैंने करी है और ये ठीक है, मुझे पता है ये ठीक है, नो मैटर व्हाट द वर्ल्ड सेज, ठीक है, दैट इज सॉर्ट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। एंड वहां पे वो चीज गलत है जो आप बोल रहे हो एक्चुअल में। अगर वो चीज सही है जो आप बोल रहे हो और फिर आपके अगेंस्ट पूरी दुनिया खड़ी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैंने कुछ नहीं करा, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में यही होता है कि आप गलत हो फिर भी उसके बाद भी बोल रहे हो कि नहीं मैं सही हूँ, चाहे कोई भी कुछ भी बोले मैं सही हूँ, ठीक है, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। उसके बाद जो आता है
हाँ तू सही है, चुप हो जा। उसके बाद जो आता है दैट इज हिंडसाइट बायस। इसमें हम ये बोलते हैं, इसको हम ये भी बोलते हैं न्यू इट ऑल। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था, एक टीम ए है एक टीम बी है, उन दोनों बास्केटबॉल टीम्स का मैच चल रहा है। वो टीम में से टीम ए जीत गई, ठीक है, और मैच ओवर होने के बाद बोलते हो मुझे तो पता ही था यार, मेरे को तो मतलब मैच चालू होने से पहले ही पता था कि ये टीम ए ही जीतेगी। दैट इज हिंडसाइट बायस। कि आप उस सिचुएशन में मतलब ऐसा बोल दो कि मुझे तो पहले ही पता था, आई न्यू इट बिफोर हैंड अबाउट द आउटकम, ठीक है। आप ऐसा क्लेम करना लग जाओ उस सिचुएशन पे, दैट इज हिंडसाइट बायस। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है द लास्ट बायस, दैट इज कंफर्मेशन बायस, ठीक है। दिस इज द टेंडेंसी टू सर्च ओनली फॉर इंफॉर्मेशन दैट विल कंफर्म वन। कंफर्मेशन बायस बेसिकली ये हो गया कि आप सिर्फ उसी चीज की तरफ ध्यान दो जो आपके पक्ष में है या आपकी साइड पे है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल दो लोग डिबेट कर रहे हैं, पर सामने वाला आपको बोलना चाह रहा है कि हाँ आप आपके अगेंस्ट में वो लड़ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो आपके अगेंस्ट में ही चीजें बोलेगा और आप अपने फेवर में ही चीजें बोलोगे। उस मतलब जो चीज आपके अगेंस्ट में जा रही होगी आप उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दोगे, चाहे सामने वाले आपको बोलते रह जाए, वो चीखते क्यों ना रह जाए, लेकिन आप फिर भी उसको दबाने की कोशिश करोगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के और अपनी चीजों के ऊपर ध्यान देके कि यार ये मेरी बात है और ये ठीक ही है। आप इसी के फेवर में बोलो जो बोलोगे, ठीक है। और जो दूसरा पक्ष है या जो वो बंदा बोल रहा है आप उसको ओवरलुक करोगे या इग्नोर करोगे अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अपनी कही हुई बात को कंफर्म करने के लिए, उसको सही बताने के लिए आप उसी के फेवर में जो भी होगा वही सब रीड करोगे, वही सब बातें करोगे, वही सब जानने की कोशिश करोगे, ठीक है। दैट इज कंफर्मेशन बायस। आगे बढ़े अब। जी। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट नेचर एंड स्कोप ऑफ लैंग्वेज। अभी दूसरा टॉपिक चालू हो गया इस चैप्टर का, दैट इज अबाउट लैंग्वेज। तो बेसिकली लैंग्वेज जो होता है वो सेट ऑफ सिंबल, साउंड, जेस्चर या फिर रूल ऑफ कंबाइनिंग देम टू कम्युनिकेट। बेसिकली लैंग्वेज जो होता है ना, लैंग्वेज के अंदर तीन चीजें आती हैं, सिंबल्स, साउंड और जेस्चर्स, ठीक है। सिंबल्स हो गया, जैसे नो स्मोकिंग का सिंबल नहीं लगा होता कि यहाँ स्मोकिंग करना मना है, तो वहां पे आपको ना कोई बोलता है कुछ, ना कोई कहता है, ना कोई आपको जेस्चर करके दिखाता है, ठीक है। वो सिर्फ वहां पे एक सिंबल लगा होता है नो स्मोकिंग का, ठीक है। तो दैट इज सिंबल। देखा होगा नो स्मोकिंग का सिंबल सबने यार, ऐसा सा होता है, ऐसा समथिंग सा, यहाँ से स्मोक निकल रही होती है। देखा है ना सबने। देखा है। तो बोलो तो सही यार, ठीक है। दैट इज अबाउट सिंबल। साउंड की बात करें तो नॉर्मल जो मैं अभी बोल रही हूँ जैसे, दैट इज साउंड। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कोई मैं साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ, दैट इज साउंड, ठीक है। अगर हम बात करें तो जेस्चर में यार, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल जेस्चर में आप ऐसा करके दिखाते नहीं हो, जस्ट सेकेंड, ऐसा कर, ऐसा करके, ऐसा वाला जो बनता है हाथ से, मतलब यू अंडरस्टैंड, ऐसे ऐसे, हाँ, समझ में आ गया। जैसे बोलते हैं ना बहुत मस्त लग रहा है, ये चीज बहुत मस्त है, तो ऐसा एक सिंबल नहीं बनाते, वो एक तरीके से जेस्चर हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। या दैट इज आवर जेस्चर ऑफ कन्वेइंग समथिंग, ठीक है। तो दिस इज ऑल व्हाट लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। अभी लैंग्वेज के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है दैट इज फोनेम्स। फोनेम्स जो होते हैं वो होते हैं बेसिक यूनिट या बेसिक लैंग्वेज। फोनेम्स के अंदर बेसिकली जो आता है दैट इज फोनेम्स यार, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो एबीसीडी सीखते हो, बोलते नहीं ए फॉर एप्पल, अभी एप्पल की स्पेलिंग भी बोलेंगे APPLE एप्पल। बैट की स्पेलिंग के लिए भी BAT बैट, कोई डायरेक्टली नहीं बोलेगा बैट या पेन या कुछ, BAT बैट, PEN पेन, ऐसा होता है, उसको बोलते हैं फोनेम्स, ठीक है। स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इज नोन एज फोनेम्स, ठीक है। उसके बाद जो आता है दैट इज मॉर्फिम्स, ठीक है। मॉर्फिम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रीमेक, अभी इसके अंदर दो वर्ड आते हैं, एक होता है री और दूसरा होता है मेक। री का भी मीनिंग होता है, मेक का भी मीनिंग होता है, ठीक है। री का मतलब होता है दोबारा बेसिकली, और मेक का तो पता ही है, बनाना, ठीक है। बेसिकली मॉर्फिम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसके अंदर दो वर्ड्स कंबाइन होके एक वर्ड बनाते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज मॉर्फिम्स, ठीक है। इसके बाद जो आता है दैट इज सिमेंटिक। सिमेंटिक जो होता है बेसिकली
यार जैसे सिमेंटिक अगर हम बोले, इट रेफर्स टू सेट ऑफ रूल्स बाय विच वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस। एग्जाम्पल, लास्ट में ईडी लगा देना, जैसे लास्ट में ईडी ऐड कर देना जस्ट टू शो कि ये पास्ट सेंटेंस है, ठीक है, या पास्ट टेंस का यूज किया गया है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, शी स्टडीड हार्ड ऑल ईयर, तो इसमें आपको समझ आ गया होगा कि मैंने बोला शी स्टडीड हार्ड ऑल ईयर, इसका मतलब ये है कि उसने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करी थी, उसने बहुत हार्ड वर्क किया था पूरे साल। यहाँ पे आ गया ना एक वर्ड था, किया था, कोई ये नहीं बोल रहा कि करा है, किया था। तो ईडी जो है यहाँ पे स्टडीड के अंदर चेंज ऑफ वर्ब जो है वो इम्प्लाई कर रहे हैं यहाँ पे सिमेंटिक, कुछ रूल्स जोड़ के वर्ड्स के अंदर या सेंटेंस के अंदर हम उसको ऐसे प्रेजेंट करना कि वो पास्ट टेंस के हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सिमेंटिक। ठीक है, इसके बाद है जो है वो है सिंटेक्स। सिंटेक्स बेसिकली होता है कि ग्रामेटिकल रूल्स को अप्लाई करके एक सेंटेंस बनाना। बेसिकली सिंटेक्स हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस फॉर्मेशन में हमें यही सिखाया जाता था, subject plus verb plus object is equals to a proper sentence. फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल या शी गोज टू स्कूल। जब हमें टेंसेस सिखाए जाते थे तो ये चीज हमें सिखाई नहीं जाती थी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, अलग अलग सिखाया जाता था हर टेंस के लिए। याद है किसी को? याद है। हाँ, तो दैट इज सिंटेक्स। ठीक है, अगला जो है दैट इज प्रेगमेटिक्स। प्रेगमेटिक्स के बेसिकली प्रेगमेटिक्स होता है कि जब बच्चे बड़े होने वाले होते हैं, जब 5-6 साल के बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें सोशल रूल्स सिखाए जाते हैं कि बाहर लोगों के सामने कैसे बिहेव करना है, उनको नमस्ते बोलना है, उनको हेलो बोलना है, या वट एवर इज रिलेटेड इन देयर कल्चर। उसी तरीके से उनको सिखाया जाता है कि हाँ, इनकी ऐसे रिस्पेक्ट करनी है, कोई आपसे बड़ा है तो उनको आप बोल के बात करो, उनको तू बोल के बात मत करो। तो ये जो सोशल रूल्स जो सिखाए जाते हैं, जो कि लैंग्वेज थोड़ा रिलेटेड होते हैं, दैट इज प्रेगमेटिक्स। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। भैया डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज पढ़ा दो। अब डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज जो है वो दो तरीके की होती है, एक तो होती है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन इन्फेंट, और दूसरी होती है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, इसके बाद खत्म ये चैप्टर। ऑलराइट, अब डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन इन्फेंट जो होती है वो बेसिकली चालू होती है, सबसे पहले तो स्पीच परसेप्शन इन इन्फेंट आता है। ठीक है, begins with the ability to distinguish between the smallest sound unit, that is phonemes. Infants are very efficient in recognizing phonemes but also in recognizing different among different phonemes. अच्छा, इसमें ये बोला गया है स्पीच परसेप्शन इन इन्फेंट्स के अंदर कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी, मतलब उनके अंदर ना एक एबिलिटी होती है कि वो बहुत जल्दी डिफरेंशिएट कर लेते हैं डिफरेंट स्मॉलेस्ट साउंड्स के अंदर, अलग अलग जो फोनेम्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है, उसमें वो बहुत जल्दी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, बच्चों को छोटे होते हैं जब एबीसीडी सिखाते हैं तो उनको इतना वक्त नहीं लगता एबीसीडी सीखने में, वो जल्दी ग्रैब करना चालू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है दैट इज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इन इन्फेंसी। Children start to understand their name usually by 6 months, and by 10 to 12 months they start to understand commonly used words like mama, doggy, papa, etc. ठीक है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इन इन्फेंसी के अंदर ये बोला गया है बेसिकली कि जो बच्चे होते हैं, वो जो छोटे बच्चे होते हैं, वो 6 महीने की उम्र में अपना नाम समझ जाते हैं। जैसे यार, अभी कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसको अगर हम छोटे से ही गोलू 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 बुलाएंगे तो वो 5-6 महीने तक समझ जाएगा कि उसका नाम गोलू है। तो फिर उसको कोई भी आके, अगर बाहर का बंदा भी आके अगर उसको गोलू बोलेगा ना, तो वो पीछे मुड़ के देखेगा कि मुझे बुला रहा है। ठीक है, दैट इज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इन इन्फेंसी। और इसमें ये भी दूसरा पॉइंट ये बोला गया है कि बच्चे जो है वो 10-12 महीने की उम्र में मम्मा, डॉगी, छोटे छोटे वर्ड्स जो कॉमनली यूज होते हैं वो बोलना सीख जाते हैं। अब जैसे, अब कोई मम्मी है किसी बच्चे की, उसको बार बार बोलेगी कि मैं आपकी मम्मा हूँ, मैं आपकी मम्मा हूँ, ये आपके पापा है, मैं आपकी मम्मा हूँ, ये आपके पापा है, और वो डॉगी है। तो वो जो छोटे छोटे जो कॉमन वर्ड्स जो होते हैं ना, जो उसके सामने डेली लाइफ में रोज ही बोले जाते हैं, मतलब लगातार दिन में
10-12 बार तो उसके सामने बोल दिए गए होंगे, वो 10 से 12 मंथ की उम्र में सीख जाता है बोलना, ठीक है। उसके बाद जो है लैंग्वेज प्रोडक्शन इन इन्फेंसी, भैया नीचे करना। इसमें बेसिकली ये गया है, बोला गया है कि बच्चा जब 2 महीने का, सॉरी 2 महीने का होने लगता है, तो वो कूइंग नॉइसेस जो होती है, मतलब ओ ओ, जैसे उसको पानी चाहिए तो वो ओ करना चालू कर देगा, ठीक है। उसको अगर वो डिस्कम्फर्ट में है या उसने कुछ कर दिया और वो डिस्कम्फर्ट में आ गया है, तो भी वो ओ करना चालू कर देगा या रोना चालू कर देगा, ठीक है। बेसिकली ही करते हैं ज्यादातर बच्चे रोने से पहले। तो वो 2 महीने की उम्र से चालू हो जाता है, इंटेंशनल वोकलाइजेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। By the age of 6 to 8 months, infants starts doing babbling, a vocalization that use both consonant and vowel, such as da da da. ठीक है। अब जो बच्चा 8 से 6 महीने की उम्र तक का हो जाता है, 6 से 8, सॉरी 6 से 8 महीने तक की उम्र का जो बच्चा होता है, वो जो है वो बैबलिंग चालू कर देता है बेसिकली, मतलब कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स का यूज करना चालू कर देता है। कॉन्सोनेंट्स, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी मुझसे गलती होगी। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो होती है ना, उसमें वो बोलना नहीं सीखता, वो परसीव करना सीख लेता है, सॉरी सॉरी। हाँ, दे स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कॉमनली यूज्ड वर्ड्स लाइक मम्मा एंड डॉगी। तो उसको पता चल जाता है कि हाँ ये उसका डॉगी है और ये उसकी मम्मा है, क्योंकि उसके सामने दिन में 50 बार बोल दिया जाता है कि मैं तुम्हारी मम्मा हूँ और ये तुम्हारा डॉगी है, ठीक है। तो कॉमनली यूज वर्ड जो उसके सामने बहुत बोले जाते हैं ना, कि हाँ ये देखो बेटा आपकी मम्मी है, ये देखो बेटा आपकी ये नानू है, ये नाना है, ये आपके। तो धीरे धीरे जो उसके आसपास लोग रहते हैं, वो कॉमनली यूज वर्ड जो बार बार उसके सामने बोले जाते हैं, वो परसीव करना चालू कर देता है, बोलना नहीं, आई एम सॉरी, परसीव करना चालू करता है, ठीक है। वो और 6 8 मंथ में बैबलिंग करना शुरू करता है और 2 मंथ में आई गेस कोइंग वाली साउंड आती है हाँ और हाँ सिक्स हाँ, टू एट में बैबलिंग होती है। 6 to 8 मंथ में हाँ बैबलिंग होती है, जिसके अंदर हम्म, वो कॉन्सोनेंट्स या वॉवल्स बोलना चालू कर देता है। कॉन्सोनेंट्स बेसिकली वो होते हैं A I A U, मतलब वॉवल्स के अलावा जो भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ऑलराइट, तो वो बोलने चालू कर देता है कि डा डा डा, या पापा को बुलाना है तो पा 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 पा, मा 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 मा। तो ये जो होता है दैट इज बैबलिंग, ठीक है। वो 6 से 8 महीने की उम्र में चालू हो जाता है ज्यादातर बच्चों का, ऑलराइट। By around 6 to 9 months, they use different type of gestures to communicate with adults. 6 से 9 महीने तक का जो बच्चा होता है ना, वो बेसिकली बड़ों से कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग जेस्चर्स का यूज करना चालू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे की, कोई बच्चा है जो 6 से 9 महीने के बीच का है, उसकी मम्मी से पूछे कि पानी पीना है, पानी का मतलब उसको समझ नहीं आएगा इस उम्र में, उसको मम बोला जाएगा बेसिकली, कि मम पीना है। तो वो बच्चा जो होगा वो मुंडी हिला के बोलेगा हाँ पीना है या नहीं नहीं पीना, जैसे हम हेड शेक करके बोलते हैं ना, कि यस के लिए ऊपर से नीचे और नो के लिए लेफ्ट टू राइट। तो उसको वो आ जाता है करना, ठीक है, टू कम्युनिकेट बाय हम्म, यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेस्चर्स, ऑलराइट। फिर by 9 to 12 months they learn more gestures such as waving hand to say bye bye and blowing a flying kiss। एक सेकेंड, हाँ। तो 9 से 12 महीने तक का जो बच्चा होता है, उसको और जेस्चर्स भी याद होने लग जाते हैं, जैसे कि अगर कोई जा रहा है तो वो उसको हैंड वेव करेगा कि बाय बाय करने के लिए, ऑलराइट। और जिससे वो बहुत प्यार करता है, या फिर कई बार बच्चों को बोलते नहीं है कि इसको फ्लाइंग किस ही दो, तो वो फ्लाइंग किस करके तुम्हें दिखाता है पूरा प्रॉपर। तो 9 से 12 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनको ये चीजें करनी आ जाती है, ठीक है, वो ये जेस्चर्स को लर्न कर देते हैं। इसके बाद जो है दैट इज लैंग्वेज इन चिल्ड्रन। अभी लैंग्वेज इन चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमने सबसे पहला जो पढ़ना है दैट इज वर्ड्स। बाय द एज ऑफ 1 year in the children can speak between 12 to 52 words depending on their developmental speeds। All of speech partial words। अच्छा, इसमें ये बोला गया है कि 1 साल की उम्र तक होता होता वाला बच्चा 12 से लेके 52 वर्ड्स तक बोल लेता है। पर ये मतलब डिपेंड करता है कि उसकी डेवलपमेंटल स्पीड कितनी है। कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं बोल पाते, मतलब जो कुछ नहीं बोल पाते, बट कुछ होते हैं जो बोल लेते हैं 12 से लेके 52 वर्ड्स, मतलब इतने इनको वर्ड्स थोड़े याद होने लग जाते हैं बेसिकली, ठीक है। A child of 12 or 13 months will frequently use
partial word to express their thoughts such as वाटर को टर बोलना या वाटर को मम बोलना, ठीक है, फ्लावर को फ्लो बोलना, ठीक है, आधे आधे वर्ड्स मतलब यूज करना बेसिकली, उसको हम हॉलो फ्रेज स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है। तो 12 से 13 महीने का बच्चा या 1 साल से हल्का सा ऊपर या 1 साल जितना जो बच्चा होता है, वो आधे आधे वर्ड्स यूज करना चालू कर देता है जस्ट टू एक्सप्रेस हिज और हर आइडियाज, कि वो बोलना क्या चाहता है, कि अगर उसको पानी चाहिए तो वो मम बोल देगा या वाटर बोल देगा, ठीक है, फ्लावर उसको पसंद आ रहा है तो वो फ्लो बोल देगा, तो ऐसे ही आधे आधे छोटे छोटे वर्ड्स, ठीक है। Once a child learns a word, she or he overuses it in expressing all the objects along with the original reference. This is known as overextension. Opposite to this phenomenon, children show underextension, where a learned word is underused. For instance, if a child has learned that German Shepherd of his dog is a doggy, then all the breeds. अच्छा ठीक है, इसमें ना बेसिकली ये बोला गया है कि एक बच्चे को कोई वर्ड बोलना उसको आ जाए ना, तो कुछ बच्चे होते हैं जिसको एक वर्ड अगर बोलना आ गया तो वो उसी एक वर्ड को बार बार बोलता रहेगा। जैसे किसी को बाय बाय बोलना आ गया, ठीक है, तो वो बाय बाय को ही बार बार बोलता रहेगा, चाहे कोई आ रहा है उसको भी वो बाय बाय ही बोलेगा, कोई जा रहा है उसको भी वो बाय बाय ही बोलेगा, दैट इज ओवर एक्सटेंशन। और वहीं पे एक इसका ऑपोजिट वर्जन भी होता है, उसको हम बोलते हैं अंडर एक्सटेंशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, अब आपके घर पे एक छोटा बच्चा है, उसको पता चल गया है कि आपके घर पे एक डॉगी है वो जर्मन शेफर्ड डॉगी, लेकिन उसके सामने कोई भी डॉगी आएगा उसको वो डॉगी ही बोलेगा, नो मैटर वो जर्मन शेफर्ड हो या ना हो, ठीक है। या फिर इसमें ऐसा भी हो सकता है, ये एक्चुअली ओवर एक्सटेंशन का एग्जांपल हो गया कि हर डॉग को ही डॉगी बोलना। इसमें अंडर एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली ये हो सकता है कि आपके घर पे जो डॉग है जिसको आप डॉगी बोलते हो, वो एक जर्मन शेफर्ड है, और अगर वो बाहर जाएगा और उसने कोई और ब्रीड देखी, तो अगर उसकी मम्मी उसको देख के बोलेगी ना कि देखो बेटा डॉगी, तो वो डॉगी उसको नहीं बोलेगा, क्योंकि आपके घर के अंदर तो अलग ब्रीड का डॉगी है ना, उसके लिए तो डॉगी आपके घर वाला डॉगी है जो कि एक जर्मन शेफर्ड है। लेकिन अगर आप बाहर किसी और ब्रीड का डॉग दिखाओगे तो वो उसको डॉगी बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से डॉगी की डेफिनेशन जो है वो आपके घर में जो डॉगी है जो जर्मन शेफर्ड है वो है, ठीक है। इसके बाद जो आता है दैट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो आफ्टर वर्ड्स चिल्ड्रन स्टार्ट्स लर्निंग मॉर्फिम्स, ठीक है, सच एज ईडी या आईएनजी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताए थे कि मॉर्फिम्स जो होते हैं वो बेसिकली कंबाइन किए जाते हैं कुछ वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, जैसे कि रीमेक को बनाने के लिए री यूज करा, ठीक है, और आईएनजी भी इसमें आता है फॉर एग्जांपल में, ऑलराइट, ठीक है, जैसे लर्निंग, यूजिंग। अभी इसके अंदर वर्ड जो है वो लर्न है, ठीक है, वर्ड जो है वो यूज है, लेकिन आईएनजी ऐड करके एक और वर्ड बन गया लर्निंग, यूजिंग, कंटिन्यूस फॉर्म या फिर पास्ट टेंस बेसिकली हम बोलते हैं, ठीक है। They acquire knowledge of using morphemes approx between the age of 1.5 and 3.5. तो जो बच्चे हैं उनमें 1.5 to 3.5 तक की ईयर में मॉर्फिम्स को यूज करना उनके अंदर आता है, ठीक है। They get to know about what morphemes is, ठीक है। इसके बाद जो है दैट इज सिंटेक्स। सिंटेक्स बेसिकली होता है ड्यूरिंग द एज ऑफ 18 to 24 months children begin to combine words। तो ये जो एज होती है इसके अंदर बच्चे जो है वो वर्ड्स को कंबाइन करना चालू कर देते हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर वॉशरूम जाना है तो वो पूरा सेंटेंस नहीं बोलेगा दैट मम्मी आई वांट टू गो टू द वॉशरूम, या फिर मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, वो ये बोलेगा मम्मा टॉयलेट, मम्मा टॉयलेट, मम्मा पानी, मम्मा टॉयलेट, तो वो ऐसा करता है, ठीक है। ऐसा जब वो करने लगे, वो जो होता है वो सिंटेक्स के अंदर आता है, ठीक है। और इस स्पेसिफिक चीज को जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं टेलीग्राफिक स्पीच, ठीक है। बेसिकली सिंटेक्स जो होते हैं बाय द एज ऑफ 2 बच्चे जो है वो बोलना चालू कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिंटेक्स। सिंटेक्स दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है टेलीग्राफिक स्पीच, ठीक है, और दूसरा होता है क्रिब स्पीच। टेलीग्राफिक स्पीच हो गया दो वर्ड्स को ही यूज करके एक पूरा एक सेंटेंस को कन्वे कर देना। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें जैसा बुक के अंदर एग्जांपल दिया है कि एक बच्चे को एप्पल खाना है, तो वो पूरा नहीं बोलेगा कि मम्मी आई वांट टू ईट एन एप्पल, वो बोलेगा मम्मी एप्पल, तो उसकी मम्मी वहीं से समझ जाएगी हाँ इसको एप्पल खाना है, ठीक है। दैट इज नोन एज टेलीग्राफिक स्पीच, कि दो वर्ड्स को यूज करके एक पूरा सेंटेंस कन्वे कर देना। उसके बाद
उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज क्रिप स्पीच, टॉकिंग टू देमसेल्व्स व्हेन दे आर अलोन, प्रोड्यूस्ड बाय किड्स टू रिफाइन देयर लिंग्विस्टिक स्किल। बेसिकली कभी देखा हो बच्चों को अकेले बैठे हुए, तो बच्चे जो है वो अपने आप से ही बात करते रहते हैं, कभी अपने खिलौने को देख के कुछ बोलते रहेंगे, या फिर कभी अपने आप से ही बात करते रहेंगे, या फिर ऐसा भी होता है कि मतलब अकेले घूमते घूमते अपने आप से ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहेंगे। तो वो जो होती है वो उसको हम बोलते हैं क्रिप स्पीच। बेसिकली इसके अंदर जो बच्चे होते हैं ना, वो अपनी लिंग्विस्टिक स्किल्स को रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बेटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आता है दैट इज प्रेगमेटिक्स। प्रेगमेटिक्स जो होता है बेसिकली इट रेफर्स टू द सोशल रूल्स ऑफ लैंग्वेज, दैट इज हाउ टू बिहेव एज अ गुड लिसनर, हाउ टू बिहेव इन पब्लिकली, ठीक है। तो बाय द एज ऑफ 5 to 6, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि 5 से 6 साल की उम्र में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि उनको सोशली कैसे बिहेव करना है, सोशल रूल्स ऑफ लैंग्वेज क्या है, अच्छे बच्चों की तरह सुनने कैसे है, अगर कोई बड़ा कुछ बोल रहा है तो चुप करके सुनो, आगे जुबान ना लड़ाओ, ठीक है। पब्लिकली कैसे बिहेव करना है, अच्छे जेस्टर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। Pragmatics refers to the social rules of language. As language is a social tool of interaction, it has some underlying rules such as how to behave as a good listener, what one should say in particular situation, how to coordinate in a conversation are some examples of pragmatics. इसमें बेसिकली जैसे अगर दो बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोलते, जैसा कि छोटे होते तो हमेशा से हमें सिखाया गया है, तो ये एक तरीके से प्रेगमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है। कि अगर दो बड़े बात कर रहे हैं तो ऐसे बीच में नहीं बोलते, अगर कोई बड़ा आपको कुछ बोल रहा है तो पहले आप चुप करके सुनो, उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखो। इस तरीके से बीच में अड़ंगा नहीं डालते बड़ों की बातों में। प्रेगमेटिक्स का एग्जाम्पल, ठीक है। Studies have suggested that in comparison to adults, children take more time in turn taking because of their inability to recognize the completion of a remark. With maturity, children learn to use the phrase and then to signal their listener that they wish to continue their speech. बेसिकली इसमें ये बोला गया है कि बच्चे जो है वो थोड़ा वक्त लेते हैं इन चीजों को सीखने में एज कम्पेयर टू द अडल्ट। अब जो कोई बड़ा है, किसी बड़े के सामने कोई बोल रहा है कुछ, ठीक है, जैसे अगर हम लोग ही आपस में बात कर रहे हैं तो ऐसा होता है ना कई बार कि ओवरलैप कर जाती किसी की बात। तो अगर जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ और मुझे कोई आगे से कुछ बोलना चाह रहा है, अगर मैं चुप नहीं होंगी तो सामने वाला कैसे बोलेगा मुझे, ठीक है। तो मैं इस चीज को समझने की कोशिश करूंगी कि हाँ सामने वाला कुछ बोलना चाह रहा है और मैं आगे से बोलूंगी कि हाँ हाँ आप कुछ बोलना चाह रहे थे। वही बच्चे जो होते हैं वो इन चीजों को सीखने में वक्त लगाते हैं, ठीक है। दैट इज प्रेगमेटिक्स। लास्ट टॉपिक जो है हमारा आज का दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट्स। अभी वुर्फेन थ्योरी के अकॉर्डिंग आर लैंग्वेज शेप्स आर थॉट्स, जो उनकी पहली थ्योरी थी उसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि हमारी लैंग्वेज जो है वो हमारे थॉट्स को शेप करती है, ठीक है। Whether our language control thoughts or thoughts to control our language. This has always been a question of debate among psychologists and linguists since many decades. According to linguistic relativity hypothesis or Worfian theory, our language shapes our thought. वर्ड्स जो थे उन्होंने 1956 में प्रपोज किया था that the available words of the language influences our thinking. Therefore, people with different languages may think differently. For example, the Hopi tribe of America do not have any past tense in their language. So according to Wolf, they rarely think of the past. इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारे थॉट्स को शेप करती है, और इसमें एग्जांपल में ये बोला गया है जो हॉपी ट्राइब थी अमेरिका की, वो पास्ट टेंस का यूज नहीं करती थी क्योंकि उनकी लैंग्वेज में वो चीज नहीं थी, जिसकी वजह से वो शायद ही कभी अपने पास्ट के बारे में सोचती होगी, ठीक है। इसमें ये बोला गया है। द अपोजिंग व्यू ऑन दिस डिबेट इज दैट आवर थॉट्स डिटरमाइन आवर लैंग्वेज. This debate still has not been resolved successfully. However, recently a modified version of Orphean theory has been proposed. उसमें ये बोला गया है our language does not determine all aspects of our thinking. It only influences the way people think about the relation between objects. अब जो प्रेजेंट वॉर्फियन थ्योरी है या मॉडिफाइड वर्जन वॉर्फियन थ्योरी का जो है उसमें ये बोला गया है कि हमारी लैंग्वेज हर तरीके से हमारी थिंकिंग को मतलब हिला के नहीं रख देती या शेप नहीं करती, वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करती है हम पे। हाँ काफी हद तक हमारी लैंग्वेज का हमारे थिंकिंग पे एक इन्फ्लुएंस होता है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी शेप करती है। इट ओनली इन्फ्लुएंसेस द वे पीपल थिंक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। वो खाली उन्हीं चीजों पे इन्फ्लुएंस डालती है कि एक इंसान एक ऑब्जेक्ट के बारे में
एक ऑब्जेक्ट या जितने भी ऑब्जेक्ट सामने हैं उनके रिलेशन के बारे में किस तरीके से थिंक करता है, सिर्फ उस पे इन्फ्लुएंस डालती है हमारी लैंग्वेज। यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। किसी को कोई दिक्कत? एक्सक्यूज मी, हाँ जी। मुझे ना लास्ट टॉपिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट्स। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट में ना हम्म। वॉर्फ जो थे उन्होंने पहले ये बोला था कि हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारे थॉट्स को, मतलब कि हमारे जो विचार होते हैं, जो हम सोचते हैं, उसको शेप करते हैं, उसको बनाते हैं। इसमें ये एग्जांपल दिया गया था कि एक हॉपी ट्राइब थी अमेरिका में, ठीक है। वो लोग जो थे उनकी लैंग्वेज के अंदर ना पास्ट टेंस था ही नहीं, मतलब उनकी लैंग्वेज के अंदर वो लोग पास्ट टेंस का यूज ही नहीं करते थे, बिल्कुल या था ही नहीं, ठीक है। तो इससे होता क्या था, इससे वो लोग इसकी जब उनकी लैंग्वेज के अंदर ही पास्ट टेंस नहीं था, जब वो लोग बात ही नहीं कर सकते थे पास्ट टेंस के बारे में या पास्ट के बारे में, तो उनके दिमाग में भी पास्ट की चीजें कमी आती कि जब वो पीछे की बात कोई कर ही नहीं सकते, कोई सेंटेंस ऐसा डाल ही नहीं सकते जहाँ पे पास्ट की बात हो रही हो, तो वो उनके दिमाग में वो चीज आएगी ही कैसे। इसमें ये बोला गया था, ठीक है। फिर 1956 के अंदर इसी थ्योरी को मॉडिफाई किया था और उसमें ये बोला था कि द अवेलेबल वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज इन्फ्लुएंस आवर थिंकिंग। मतलब जो पहले जो थ्योरी थी उसके अंदर ये बोला था कि, एक्चुअली एक सेकेंड, ये किसी और ने बोला था, जस्ट अ सेकेंड यार, वो खोलना एक मिनट। हाँ, 1956 के अंदर जो पहले वॉर्फियन थ्योरी जो थी उसमें ये बोला गया था कि हमारे पास जो जो एक सेंटेंस है ये, आवर लैंग्वेज शेप्स आवर थॉट्स। इसका मतलब ये है कि जो वर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, वो जो लैंग्वेज हमारे पास अवेलेबल है, वो हमारे सोचने की शक्ति पे या हमारी सोच पे इन्फ्लुएंस डालती है। फिर इस थ्योरी को मॉडिफाई किया गया, उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वॉर्फियन थ्योरी। इसमें यह बोला गया है कि आवर लैंग्वेज डज नॉट डिटरमाइन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर थिंकिंग। हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारी थिंकिंग के, हमारी सोच की हर एक एस्पेक्ट पे इतना इन्फ्लुएंस नहीं डालती है, ठीक है। इट ओनली इन्फ्लुएंस द वे पीपल थिंक अबाउट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। वो खाली उन चीजों पे इन्फ्लुएंस डालती है कि सामने जो चीज रखी है उसका क्या रिलेशन है या वो क्या है, ठीक है। उन चीजों के ऊपर लैंग्वेज का वो आता है इन्फ्लुएंस। ऐसा नहीं कि हर चीज के ऊपर इन्फ्लुएंस है उसमें। बेसिकली मॉडिफाइड वर्जन के अंदर ये बोला गया है कि बेशक आपके पास बोलने को शब्द नहीं है लेकिन आप सोच तो सकते ही हो। आप उस चीज को कन्वे नहीं कर पा रहे हो किसी को, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप सोच तो सकते हो। अगर आप सोच रहे हो तो वो थिंकिंग तो कर ही रहे हो आप। तो आपकी सोच के ऊपर पूरा के पूरा इन्फ्लुएंस कैसे डल गया लैंग्वेज का, ठीक है। ओके, क्लियर है। थैंक यू। यू वेलकम।